Because both are attribute, so we are applying the contingency table. Go to stats, go to table, go to chi-square test. तो यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं. सर ये कहाँ से यूज होगा? स्टैट्स में जाओगे, टेबल्स में जाओगे, एक चाई स्क्वायर टेस्ट लिखा होगा, ये सिंबल भी बना होगा लैम्डा स्क्वायर जैसे. ठीक है सर, ये वाला ऑप्शन आपको सर्च करना है. इज इट फाइन? डेटा कैसे रखना है? अगर 2 डाई हैं तो 2 डाई का OKNG डेटा डाल दो, अगर 4 हैं तो 4 का डाल दो. डिपेंड्स ऑन कितने के बीच रेशियो टेस्ट करना चाहते हो. और सीधा एट्रीब्यूट है, डाई भी एट्रीब्यूट है, OKNG भी एट्रीब्यूट है. इज इट फाइन सर? एट्रीब्यूट चल रहा है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. For association, find this symbol chi-square or chi-square test. Click that. Select not row, summarize data. You have to select this one. Select C1 column, C2 column. So we want to select both of them. Okay. सर एक ये विंडो आएगी आपके सामने. विंडो में ऊपर ऑप्शन होगा. सबसे पहले जब ये खोलेंगे इसमें ऑप्शन आएगा. सो समराइज डेटा आपको सेलेक्ट करना है ताकि कॉलम रो अलग अलग सेलेक्ट ना करना पड़े. सीधा C1 C2 टेबल दे दो, वो समराइज डेटा से उठा लेगा. इट इज द इजीएस्ट ऑप्शन टू यूज समराइज डेटा. उसके बाद आप इस कॉलम में उस समरी को डाल दीजिए. C1 C2 में मेरा सारा समरी डाला हुआ है, डाई भी और उनका रेशो भी. सो मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया. अगर 4 कॉलम में आपका डेटा रखा है तो 4 कॉलम आप यहाँ पे इनपुट डाल दो. इसके बाद सीधा ओके करना है एंड देन सी द रिजल्ट्स. सो रिजल्ट्स के लिए हम जाते हैं. लेट्स हैव अ लुक. And we click that. The moment we click, we'll get a chi-square value, degree of freedom, and the p value. So we are interested here in p value. तो सर क्या हुआ, आपको एक ये जो आपका आउटपुट विंडो है वहां पे आपके पास एक रिजल्ट्स आ जाएंगे. सो रिजल्ट में आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, पी वैल्यू को देखना है. पी वैल्यू अगर 0.05 से ऊपर है तो क्या मानी जाएगी, 0.05 से नीचे है तो क्या मानी जाएगी? सर तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.416. 0.4. सो अब मुझे कंक्लूजन बताओ कि इसका नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था और पी वैल्यू ये आने से आपका कंक्लूजन क्या है? सो पहले इसका 2 हाइपोथेसिस बताओ, S0 HA, एंड फिर इसका पी वैल्यू जो आया उससे हम क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे. ओके, यस सर. H0 तो इसका होगा कि हमारा डाई इज इनसिग्निफिकेंट टू फेलियर्स, टू डिफेक्ट. S0 क्या होगा? H0 होगा डाई इज इनसिग्निफिकेंट कॉज फॉर फेलियर. ठीक है, or the defects, yes, whatever defect they are working on, plating defect or any kind of or HA that it is significant for yes, die has a significant impact on the rejection. ठीक है सर. ठीक है. अब आते हैं, P वैल्यू आ गई आपकी 0.4. इसका मतलब क्या हो गया? H0 ट्रू हुआ या HA ट्रू हुआ? H0 ट्रू हुआ सर, यानी HA ट्रू हुआ. मतलब सोच के बताना है. HA ये गिल्टी माना जाएगा, इनोसेंट माना जाएगा? गिल्टी. तो गिल्टी HA होता है, H0 होता है? गिल्टी स्टेटमेंट कौन सा है? गिल्टी स्टेटमेंट कौन? HA था सर. गिल्टी स्टेटमेंट. गिल्टी स्टेटमेंट करेक्ट. तो 0.4 जो है वो इनोसेंट वैल्यू है या गिल्टी वैल्यू है? पी वैल्यू गिल्टी वैल्यू सर. गिल्टी वैल्यू. सो मैं बोला इसको आपको अच्छी तरह से रिमेम्बर करना है. मैं यहाँ रिपीट करता हूँ. हाँ एग्जैक्टली, यस कार्य, वो कोई बोल ही नहीं रहा, इतनी देर से डिस्कस किया था. जब पी वैल्यू 0.05 से नीचे जाएगी तब गिल्टी होगा, बस इतना याद रखना है आपको. 0.04. ओके.
एक तरीके से याद करो, दोनों तरीके से याद करोगे कंफ्यूजन हो जाएगा। P वैल्यू लेस देन 0.05 इज गिल्टी। तो यहाँ P वैल्यू कितनी आ रही है? 0.4 तो क्या मतलब हुआ? नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी मतलब इनोसेंट। इनोसेंट में क्या ट्रू होता है? H नॉट ट्रू होता है। H नॉट। तो H नॉट ट्रू हो गया। इसका मतलब डाई को छोड़ दो, डाई की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आगे का कॉज दो नेक्स्ट। इज इट क्लियर सर? यस सर। ऐसे इंटरप्रिटेशंस करने हैं। इसको आपको याद रखना है। आप कैसे याद करोगे सर? मतलब याद नहीं बोलूंगा, अंडरस्टैंड कैसे करोगे? यहाँ बोलो कि 0.05 से ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 है तो इनोसेंट है, ऐसे याद कर लो। या ऐसे याद कर लो कि लेस देन 0.05 है, गिल्टी है। बट एक ही तरीके से याद करना है, मल्टीपल तरीके से याद नहीं करना है। वन वे इज द राइट वे है, बिकॉज अदरवाइज इट विल मिक्स इन योर माइंड, इट विल गेट मिक्स अप। सो कौन सा एक ले लेते हैं? अब आप बताओ, P वैल्यू लेस देन वाला ले लें सर? यस सर, लेस देन वाला। तो सब लोग ऐसे ही करेंगे, एक यूनिडायरेक्शनली याद करेंगे। P वैल्यू 0.05 से नीचे गिर गई, इक्वल भी नहीं, नीचे आ गई उससे, तो क्या मान लेंगे हम? गिल्टी। दैट्स ऑल। गिल्टी का मतलब क्लियर है, इट इज द सिग्निफिकेंट कॉज, इट इज द रीजन। तो यहां पे क्या हो गया? डाई इज नॉट द रीजन। ठीक है सर? डाई इज नॉट द रीजन। Find out whether P value is So P value आपकी less than 0.05 or not. 0.4 आ गई, so it is not the reason. So let's interpret that. अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिखा है, इसका मतलब कोई बता सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 होती है, मैं आपको ये बता देता हूँ। कभी आपने वो सिग्मा के फॉर्मूले में भी देखी होगी n-1। डू यू रिमेम्बर दिस? हमने नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यस सर, यस सर। हाँ, हमेशा डिवाइड करते हैं जब xi माइनस x बार किसी भी चीज को होल स्क्वायर समेशन डिवाइड बाय n नहीं करते हैं, n-1 करते हैं फॉर सिग्मा फॉर्मूला। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा एक अपॉर्चुनिटी माइनस होती है, ठीक है ना? सो अगर यहाँ पे दो डाई हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मानी जाएगी? 2 माइनस 1 विच इज 1। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। अगर आपके 4 डाइज के बीच आप टेस्ट कर रहे हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। वो अपने आप यहाँ 3 लिख देगा, ये समझ आएगा 4 चीजों के बीच डिस्कशन है। तो एक को फिक्स मान के 3 के बीच का आपस का वेरिएशन निकालेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 को लेके चलेगा, ठीक है? So that is what it talks about. Okay, I just move forward. So ये इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द P वैल्यू और डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू दी। अच्छा, कुछ डेटा कलेक्शन को याद रखना है। रैंडम सैंपल होना चाहिए, सैंपल साइज एक्यूरेट होना चाहिए, एक्चुअल काउंट होना चाहिए, डेटा गलत नहीं देना है, सही सेल में सही जगह फीड करनी है, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ रिजेक्ट वाली डाई ली है, मतलब रिजेक्शन वाला ही डेटा उठाया है। डेटा कलेक्शन ठीक होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी एज्यूम फ्रॉम यू पीपल कि आपने जो डेटा दिया है वो पहले से बायस नहीं दिया है। रैंडमली 2 डाई का डेटा उठा लिया और टेस्ट कर रहे हैं और सैंपल साइज सफिशिएंट है, डेटा का काउंट गलत नहीं है, परसेंटेज में नहीं ले रखा, सिंपल नंबर्स दिखा रखे हैं, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है, बायस नहीं है आप, एंड सो ऑन। सो कोई रूल है, डज नॉट प्रूव कैजुअलिटी। मतलब अभी मैं कोई कैजुअलिटी प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं निकालूंगा उसके बाद कंक्लूजन करूंगा, ठीक है ना? सो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ दैट यू हैव टू गो बाय द अनबायस्ड माइंड। कोई भी चीज को कंपेयर कर सकते हो आप, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। यू कैन कंपेयर एनीथिंग विच इज बोथ वाई एट्रीब्यूट एक्स एट्रीब्यूट। देयर आर मेनी एग्जांपल गिवन। डाई टूलिंग का एग्जांपल दे रखा है, देयर आर डिफरेंट टेस्ट एंड डिजाइनर, पिन होल लीकेज के एग्जांपल दे रखा है, हेड का कुछ एग्जांपल्स, सेल हेड इन कंपनी सर्विस का एग्जांपल दे रखा है। सो ये आपने रन किया था, रिजल्ट आपको मालूम है, P वैल्यू आपकी 0.04 आई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं
एक टर्म की दो चीजों में जब टेस्ट होता है तो उसका नाम 2p टेस्ट भी कह सकते हैं। एक और नाम यूज कर दो आप, क्या नाम हो गया? टू प्रोपोर्शन टेस्ट। 23 में से 500, 21 में से 400, एक प्रोपोर्शन है बेसिकली, दो प्रोपोर्शंस का टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा प्रोपोर्शन होंगे, डाई 1, डाई 2, डाई 3, डाई 4, तो 2p टेस्ट की जगह हमें वही टर्म यूज करना पड़ेगा, कंटिजेंसी टेबल। तो इससे बेटर है चाहे दो डेटा सेट हो या मोर देन 2 डेटा सेट हो, ऑलवेज यूज कंटिजेंसी टेबल। 2p टेस्ट सिर्फ दो डेटा सेट के लिए ही वर्ड यूज होता है। तो मैं कह सकता हूं इट इज सेम थिंग एज कंटिजेंसी टेबल। दो चीजें हैं तो नाम 2p टेस्ट हो गया, मोर देन 2 है तो कंटिजेंसी हो गया। वह कंटिजेंसी 2 को भी टेस्ट कर सकता है, मोर देन 2 को भी टेस्ट कर सकता है। तो आपके लिए फाइनली क्या हो गया? एक ही टूल हो गया, कंटिजेंसी टेबल। इज इट क्लियर सर? अगर आपको 2p टेस्ट कहाँ लिखा हुआ है दिखाना है, मैं दिखा सकता हूँ, उसका रिजल्ट भी सेम आएगा, वही 0.4 के आसपास आएगा। बट मुझे नहीं लगता हर बार दो चीजें होंगी, आपके पास 3 चीजें हो सकती हैं, 4 ऑपरेटर हो सकते हैं, 4 मशीनें हो सकती हैं। सो आप 2p टेस्ट में फंस जाओगे। सो इसलिए मैं हमेशा कंटिजेंसी टेबल यूज करता हूँ। वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो या 4 हो। सो इट्स ऑलवेज यूज कंटिजेंसी टेबल। बट लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं दोनों टेस्ट के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो ये बताया भी है कि दोनों टेस्ट को इससे भी रन करके देख लो और रिजल्ट सेम आएगा। ये रिजल्ट्स के जो रिजल्ट आपने मिनी टैब में देखा है वहां लिखा हुआ था, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है। अच्छा, इसमें एक चीज और अगर आप ध्यान से नोट करेंगे, इफ यू नोट इट डाउन, एक वैल्यू और आ रही है, चाइ स्क्वायर टेस्ट की एक वैल्यू आ रही है 0.66 समथिंग, करेक्ट? 0.6। कैन यू सी दैट? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा आ रहा है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, और एक p वैल्यू आ रही है। p वैल्यू वी अंडरस्टैंड, डिसीजन मेकिंग वैल्यू है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वी अंडरस्टैंड। ये चाइ स्क्वायर टेस्ट की एक वैल्यू आ रही है, दिस वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कंप्यूटर ने p वैल्यू निकाली है वो इसी के बेसिस पे निकाली है, चाइ स्क्वायर टेस्ट पे। सो सॉफ्टवेयर ने अंदर कैसे सोचा है, मिनी टैब अंदर कैसे डिसीजन लेता है, ये एक मैं आपको रफ एग्जांपल, और रफ भी नहीं बोलूंगा, एक डिटेल्ड प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप ये कोई वैल्यूज नहीं देखेंगे, आप सीधा p वैल्यू को रेफर करेंगे। अंदर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है विल एक्सप्लेन यू वंस, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एवरी टाइम। तो किसी को एकेडमिक इंटरेस्ट में जानना है ये इसने p वैल्यू कैसे बोल दिया हाँ या बोल दिया ना, सो अंदर चाइ स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करता है, डिग्री किससे कंपेयर करता है। सो आई विल टेल यू एंटायर डिटेल ऑफ इट, ओके, जितना हमें जरूरत है समझने के लिए। सो मिनी टैब की वर्किंग अंदर क्या हो रही है अगर आपको जानना है, सो वी कैन एक्सप्लेन यू ए लिटिल बिट, बट उससे कोई लेना देना नहीं हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। हमें सीधा देखना है व्हाट इज माय p वैल्यू एंड व्हाट इज माय decision, and decision value work on alpha 5% risk, which is 0.05 theory, and data collection depend on beta risk. ये जितना डेटा कलेक्ट किया वो बीटा रिस्क के बेसिस पे। सो ये चाइ स्क्वायर टेस्ट का वैल्यू भी मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉफ्टवेयर यूज करता है, मे बी राइट नाउ। सो इफ यू वांट, शुड आई एक्सप्लेन लिटिल बिट मिनी टैब अंदर कैसे काम कर रहा है, मतलब जस्ट इन 5 मिनट्स कि वो, यस सर, just for your interest, right? Otherwise ठीक है, software is software, we don't have to make a software, correct? But yes, just for the interest purpose I can just explain little bit 5 minutes, and I will tell you in every test, if you want a little bit I can explain you how it works. Otherwise कोई ऐसा requirement नहीं है, there is nothing to worry about it, but if you like it, it is okay. You don't like it, you can forget about it. So let me explain a little bit on how it works. So मैंने एक चाइ स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की और एक एक्चुअल इसकी वैल्यू होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सब वो एक्चुअल वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है, 3.8 और सम वैल्यू इज देयर, कि एक ग्राफ जो है वो 95% एरिया इतनी वैल्यू पे आना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं,
और मेरा एक्चुअल कितनी वैल्यू पे आ रहा है, sorry, critical value is 6 something it is showing, so I can show you. So again, सब वो मेरे को वैल्यू 95% एरिया जो मेरा कवर होगा वो इस वैल्यू पे कवर होना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू कैन बी टेकन फ्रॉम ए टेबल. ये फिक्स होती है. एक कर्वेचर पे 95% एरिया कहाँ कवर हो रहा होता है, ये फिक्स होता है. और आपका वैल्यू कितना आया है, सब वो आपका वैल्यू 3.8 आया है, 3.2 आया है, कुछ वैल्यू आ गया. सो ये वैल्यू 95% एरिया में अगर अंदर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये वैल्यू 5% जोन में चला गया तो रिजेक्शन जोन में चला गया, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो गया. तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब वो 95% एरिया में आता है तो पी वैल्यू 0.05 से ऊपर दिखा देता है, 0.4, 0.5. जैसे ये दूर जाता है एरिया से तो ये वैल्यू इसके ऊपर आता है तो 0.05 पी वैल्यू दिखाता है. और जब बहुत दूर चला जाता है तो लेस देन 0.05 दिखा देता है, 0.001 और 0 भी दिखा सकता है. सो वो कहेगा कि ये टोटल डाई अलग है दूसरी डाई से. सो ये एरिया अंडर द कर्व से कैलकुलेट करता है. ओके, सो आई कैन टेल यू हाउ प्रैक्टिकली इट इज डन इन मिनीटैब. आई कैन एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेट दैट कि एक टेबल वैल्यू होती है, एक एक्चुअल वैल्यू कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, उन दोनों को कंपैरिजन करता है. टेबल वैल्यू के अगर अंदर है ये वैल्यू तो ये कहेगा इनोसेंट है. टेबल वैल्यू के बाहर है, रिजेक्शन 5% एरिया में चला गया तो बोलेगा ये गिल्टी है. इज इट क्लियर सर? एक क्रिटिकल वैल्यू से अंदर एरिया के है आपकी एक्चुअल वैल्यू तो ये बोलेगा इनोसेंट है. क्रिटिकल वैल्यू को क्रॉस कर गया तो ये बोलेगा गिल्टी है. गिल्टी मतलब पी वैल्यू के वो फिर वैल्यू 0.05 से नीचे दिखाएगा. ये प्रोसीजर अंदर फॉलो करता है और मैं प्रूव कर सकता हूं कि इसने ये प्रोसीजर फॉलो किया अंदर. आई कैन टेल यू ये जो आपका कितना वैल्यू आया था यहाँ पे चाहे स्क्वायर का 0.66 क्रिटिकल वैल्यू अगर मुझे मालूम है, मैं इस वैल्यू को कंपैरिजन करूंगा तो आई कैन कम टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू इज. किसी ने स्टैटिस्टिक्स की बुक के पीछे क्रिटिकल वैल्यू का टेबल देखा है? किसी के बाद भी कोई स्टैटिस्टिक्स बुक आज तक देखी हो, पीछे टेबल्स होते हैं अपेंडिक्स में एट द लास्ट बुक के लास्ट में. सो एनीबॉडी हैज नोटिस? सॉरी, आई म्यूट द माइक फर्स्ट. यस, नाउ यू कैन से. सर कोई भी स्टैटिस्टिकल बुक उठा लो, एमबीए की बुक उठा लो, स्टैटिस्टिक्स की बुक उठा लो, ऑपरेशन रिसर्च की बुक उठा लो, लास्ट में टेबल्स होंगे. मैं भी देखता हूँ अगर मैंने किसी टेबल का स्क्रीनशॉट यहाँ ले रखा है या कोई लास्ट नेक्स्ट टाइम बुक लेके आए मैं दिखा दूंगा. जैसे मुझे देखना है 95% चाइल्ड स्क्वायर में कहाँ कवर होता है तो ऐसा टेबल होता है पीछे बुक के, राइट. सो मैं 95.05 इज दिस. आपको सिर्फ बताना है कितना डेटा टेस्ट करो. 0.05 इज दिस. कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2 डाई थे तो 1 हो गया डिग्री फ्रीडम. 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5% रेस 95% कॉन्फिडेंस लेवल में क्रिटिकल वैल्यू 3.84 होगी. तो चाइल्ड स्क्वायर वैल्यू में ये 3.84 के अंदर आना चाहिए तो मेरा अंदर आ गया 0.66 तो मेरी डाई इनोसेंट हो गई. और अगर कैलकुलेशन में 3.84 के बाहर आ जाता है 4.5 सम वैल्यू तो ये डाई सिग्निफिकेंट हो जाती. तो ऐसे में ये टेबल दे रखे हैं, आई कैन कंपेयर विद द टेबल. तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये टेबल फीडेड है और वो फीड करने के हिसाब से फेड है ऑलरेडी. सो दे कैन फाइंड आउट कि आपका ये वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है. और जरूरी नहीं है आप बुक को रेफर करो, मेरे पास मिनीटैब में ऑप्शंस भी हैं एंड आई कैन ये वैल्यूज मैं मिनीटैब से भी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ. 3.84 सर ये किसी ने देखे ऐसे टेबल कभी पीछे किसी बुक के? इसका 6 सिग्मा से कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे ही अवेलेबल होता है लाइफ में. एनीबॉडी कैन वैलिडेट कि हाँ ऐसा देखा है मैंने. यस काजल जी. सो अगर किसी का एकेडमिक 12th की बीएससी मैथमेटिक्स बुक नहीं है तो एमबीए की बुक उठा लो, सब में मिलेगा. 10+2 में मिलेगा. वेरी करेक्ट. मैंने बच्चे की बुक में भी देखा है पीछे टेबल देखा. अच्छा उनके लिए टेबल का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब इनका कोई फायदा नहीं है.
हम लोग यूज कर रहे हैं, बट फॉर देम दे आर यूजिंग फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट. So मैं Minitab में भी I don't need a book, right? I can show you in Minitab how I can find out, okay? So एक बार Minitab में देखते हैं. Okay, I want to show you that you can also find out the value of chi-square test. So you can go to calculate probability distribution. There are various kind of distribution available. तो आपने देखा है कि यहाँ पे मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, बुक की जरूरत नहीं है. आप एक कैलकुलेट में जाओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है. चाई स्क्वायर टेस्ट टॉप पे लिखा हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, उसको क्लिक करो और मैं ढूंढ लूंगा मेरी क्रिटिकल वैल्यू क्या है डिसीजन मेकिंग की. 95% पे उस पे आई कैन कैलकुलेट विच सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली यूजिंग इनसाइट. Normal. So we have found normal area under the curve. Now this time we have to select chi-square test, chi-square distribution. Chi-square distribution, the degree of freedom is 1, 2 minus 1 group. Select inverse cumulative, select input constant 95% confidence level. So I stop it here. सर यहाँ तीन चीजें आपको डालनी है. डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनवर्स क्यूमुलेटिव, मतलब उल्टा मैं निकाल रहा हूँ कि मैं 95% कॉन्फिडेंस पे चाई स्क्वायर की वैल्यू क्रिटिकल कितनी है. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों निकाली? 2 डाई है, 2 minus 1 1 हो गई, 4 होती तो 3 लिख देता मैं, राइट. एंड 95% क्यों बोला? यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल डालना है, रिस्क लेवल नहीं डालना है, एरिया डालना है. सो जो बाहर का एरिया है वो 5% है. क्लिक कर दो एंड जस्ट सी द रिजल्ट क्या आता है. सो लेट मी एक्सप्लेन. Once you select all these three things, don't have to give any input column command. Then click OK. You will get a value. So you get a value 3.84, which is the critical value, and this value can compare. तो सर देखा आपने कितना वैल्यू आया है? 3.84, करेक्ट. सो मैं मिनी टैब से भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये जो टेबल में आ रहा है, इट इज द सेम वैल्यू आई एम गेटिंग, करेक्ट. सो बुक रेफर करो या मिनी टैब में निकाल लो, लेकिन ये आपको निकालनी नहीं है. ये सब सॉफ्टवेयर निकालेगा. इस वैल्यू कितनी क्रिटिकल वैल्यू है, उससे बाहर जा रहा है मेरा एक्चुअल वैल्यू, नहीं आ रहा है डेटा का, अंदर आ रहा है, उसके बेसिस पे पी वैल्यू कैलकुलेट करेगा. फाइनली आपको रेफर करना है पी वैल्यू. ये पूरा प्रोसीजर अंदर रन हो रहा है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आपको देखना है पी वैल्यू कितना उसने प्रोड्यूस किया है. अगर वो ग्रेटर देन 0.05 है तो उसका अलग मीनिंग माना जाएगा. ओके, उसका अलग मीनिंग माना जाएगा. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो ये पूरा प्रोसीजर अंदर फॉलो होता है एंड देन वंस इट इज फॉलोड इट शोज यू अ पी वैल्यू. अगर क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आ गया तो पी वैल्यू 0.05 से ऊपर दिखा देता है. क्रिटिकल वैल्यू के बॉर्डर पे आ गया तो 0.05 दिखा देगा. क्रिटिकल वैल्यू को क्रॉस कर गया तो पी वैल्यू 0.05 से नीचे दिखा देगा. तो पूरा डायग्राम के अंदर स्टडी करके आपको न्यूमेरिकल आंसर चाहिए. अब आपको ग्राफिकल आंसर नहीं चाहिए. आप बोलो हाँ या ना. सो विल से डाई हैज नो इम्पैक्ट ऑन द रिजेक्शन परसेंटेज. सो दैट इज द फाइनल कंक्लूजन. So this new drug has no impact on the patient. Yeah, it has a significant impact on the patient. Or the new fertilizer has an impact on the yield of the crop. So you can do any kind of observation analysis based on the contingency table. Or you want to launch a new brand, or you want to solve a problem, you can apply this kind of tool. So this is the idea on using it, and this is the first level of test which we have done, also called proportion test. So आप proportion test भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. proportion test कहाँ से होता है अगर देखना है तो मैं इसका सिर्फ वो बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन कहाँ से है. Yes, so there is one more option available for the same kind of test. We call it 2P test, 2 proportion test. Why we use that? Because we have two set of data, so it is easily to check 2 proportion. Go to basic stats, go to 2P test, search 2P. This is 2P. So this is 2P test. यहाँ से भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें एक कॉन्स्ट्रेंट है. अगर ये वाला ऑप्शन लेंगे और गलती से आपका डेटा 2 से ज्यादा है
सो आपको प्रॉब्लम आएगा. सो आई वुड प्रेफर, जो मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया है, दैट इज मोर प्रेफर्ड ऑप्शन देन गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. सो मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन बता रहा हूँ और बेस्ट चॉइस भी बता रहा हूँ, व्हाट यू नीड टू चूज फ्रॉम. सो इज इट क्लियर सर? सो ये एक ऑप्शन बताने के लिए है, बट आपको उसको यूज एक्सरसाइज वही करना है जो बेस्ट ऑप्शन है. सो ये 2 प्रपोर्शन के एग्जांपल, यहाँ भी पॉइंट वैल्यू p की वैल्यू 0.4 के आसपास आ रही है, आंसर भी वही रहेगा, रिजल्ट भी वही आएगा, डिसीजन भी वही आएगा. So there is no difference in the decision making. Okay, so with this 2p test or contingency table test or chi-square test is over. Now there is nothing more than that. So this is over now. Any question from your side, please ask. तो आज हमने एक सिंपलेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जिसमें कोई भी वेरिएबल डेटा नहीं है, एक सिंपल मैट्रिक्स बनता है और उसको हम टेस्ट कर लेते हैं. सर कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं. और ये अभी एक ही ऑप्शन है, किसी का दोनों डेटा एट्रीब्यूट है तो ये वाला टेस्ट लगा सकते हैं. और कुछ लोग पूछ भी रहे थे मेरा डेटा एट्रीब्यूट है तो मैं क्या करूँ, तो वो ये कर सकते हैं. बट आई वुड नॉट प्रेफर टू हैव एट्रीब्यूट डेटा. अगर मजबूरी है तो ये टेस्ट हमारे पास फिर भी अवेलेबल है. So question from your side. It's already 5 p.m. Yes. Anything you want to know right now, please ask. The more interesting part will come when y is variable, x is attribute. There's a hell lot of problems, options that get opened up. And then there's a real enjoyment, and you can apply A tool, B tool, C tool. That when you have more choices for your weapon to select, then guarantee the problem will be killed. Here you have one choice. Simple choice is there. There you have multiple choice to select weapon. And then problem to get killed, there is a high probability. ठीक है, हमारे पास attribute के भी लिए भी at least tool तो available है, but we do not prefer to have both the x and y attribute. बट मैं आपको सारे choices बताऊंगा, कोई भी आदमी फंसेगा नहीं प्रोजेक्ट में, so हर एक tool उसके लिए applicable है. Scenarios are applicable. Yes, anything sir you want to know in this particular tool? I repeat, I have discussed simple thing alpha beta, risk are there in decision making, nothing else I have discussed. और उसके बाद डिस्कस किया एक 2x2 मैट्रिक्स, हाउ टू सेलेक्ट टूल्स. फिर हमने फर्स्ट टूल सेलेक्ट किया एट्रीब्यूट के लिए कंटीजेंसी टेबल, उसका एग्जाम्पल किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है. दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे इन टुडेज शेड्यूल. जस्ट इन 2 minutes I have summarized. So is it fine, sir? And can we, because I was talking to Partha also, can we keep some time tomorrow for when we are having training to practically you do certain example that we have done last time, actually do in Minitab, show me on the screen that are you able to do it, what problem you are facing, or you are not able to do it, or when the graph comes you are not able to interpret the graph, whatever thing your issues you are facing, let's resolve all the issues so we reach to the same level of the understanding. Because once we complete these 2 quadrants, okay, numerical analysis 80-90% will be over. So maybe in the next session we are going to cover 80-90% of the numerical analysis, but I will keep maybe 1 hour or 45 minutes to give you some time to execute your Minitab exercises, so I get a fair amount of idea आप लोग कितना कर पा रहे हैं और what problem you are facing. ऐसा तो नहीं I am just pushing all the tools and suddenly all the tool get mixed up, or we are not able to understand it correctly, or there confusion getting into our mind. हम उसको 10 बार रन करेंगे, don't worry about that. Graphical and numerical तो हमने आज ही स्टार्ट किया, तो एक ही टूल डिस्कस किया है. So all the graphical tool you will run in your Minitab within 5 minutes. Every team, one guy should represent, run it, or any member can run it. I have no problem. So what do you suggest? Is it fine? This approach is fine. Please download your Minitab files which I have sent you.
You can use your own data also. There's no constraint to use my Minitab file which I have sent you. If you have some data available on which tool can be applied, use your data. I have no issue. But my understanding is hands-on experience, how to utilize that particular tool. So is it fine, sir? This approach is okay? Yes, anyone? Yeah, Manish or Kajal, is it fine? Yes. So we'll have again tomorrow, 2 p.m. We'll start that session. And first thing we are going to start with to have some practice session for the Minitab files so that you practice it, get some experience on that, and then I will move forward into the numerical analysis. So can you write, is it fine? Can you do that? Can you keep your Minitab file ready tomorrow to run it? Sir, Minitab not available with all team members. अच्छा ये issue है. तो कितने लोगों के पास है? कोई लिख सकता है अभी? मतलब exactly suppose अगर यहाँ पे कितने लोग हैं? से 18 लोग हैं. So कितने लोगों के पास available है? लोग अभी हमने क्या किया, एक डेस्कटॉप पे ना Minitab अपलोड करवा दिया. ठीक है. तो डेस्कटॉप सभी के लिए एक्सेसिबल है, तो अभी कोई Minitab रिलेटेड इशू नहीं आएगा. So एक डेस्कटॉप पे लोडेड है. ओके. So उसको लोग एक्सेस कर रहे हैं. हाँ जी, आज ही करवाया हमने. अच्छा, आज कराया. So इसका कोई ट्रायल करके देख सकते हैं. इंटरनली आप कर लेना कल के सेशन से पहले कि लोगों को एक्सेस किया, फाइल रन किया, तो फाइल रन हो रही है, एंड देन दे कैन प्रेजेंट इट जस्ट टू चेक दैट पीपल कैन रियली रन दैट एंड डू इट. आई वांट टू हैव अ चेक. सो हम कल एक बार ये ट्राई करेंगे, है ना, ट्रेनिंग से पहले. ओके. या मनीष, थैंक यू, गुड मीट. यस, ही सेड ओके. सो विल ट्राई ऑन दैट, गेट सम एक्सपीरियंस ऑन इट. अगर कोई इशू आएगा तो कोई बात नहीं है, विल सॉर्ट इट आउट. वहां पे हम लोग कल ये ट्राई करके देखेंगे. तो 2 से 5 हम सेम शेड्यूल फॉलो करेंगे. सो पार्था, वी आर गोइंग टू फॉलो सेम शेड्यूल. इज इट फाइन विद यू? Yes, Alok. Okay, so we are going to follow same schedule, but this this time it will start with certain exercise from your side to check your comfortability or comfortable are you there in that or not, or your level of ease of doing in Minitab. And if you face any problem, we'll sort it out. As simple as that. Okay. So let's close the program here. And one more thing I will announce, that in this week, once we complete the entire session, define measure phase, I will send you a file for your self-assessment. मतलब आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ. There is a question and answer. It's an online assessment. There is no marks for it. There is no grading for it. It is an internal grading. Internal मतलब अपने आप को ग्रेड करना, अपने आप को समझना. और इससे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता हैं या पता है. They are very practical tests. It is not a theoretical और याद करने वाला टेस्ट. Nothing. जिसको अंडरस्टैंडिंग है वो जवाब देगा, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उसको इश्यू आएगा. It is not MCQ based. It is a understanding based question and it's a scenario based questions. And ये भी मैं आपको end of this week I will send. So ये आप within certain days you can complete it and send us back. और ये कोई मेल वेल नहीं करना, ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे like a Google form, it will come to us. Okay, the results will come to us. So जिसको भी कोई दिक्कत होगी, we are going to have a 1-to-1 session or on mail he can write, we can clarify it. Okay, so I stop the program here. Now we already, overshooting the time. So this is the schedule we are going to follow. So we'll have tomorrow one more class and we're going to start with the Minitab exercises and understanding of people. Okay, so thanks a lot. Take care. See you tomorrow.